गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम में 2022 चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और हाँ, आज हम लोगों का मैथ्स का पहला क्लास है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से आइए, कॉपी कलम, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पे एडजस्ट कर लीजिए। बिना वक्त को गवाए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। आज हम लोग ज्यामिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा नॉलेज दे दूं कि ज्योमेट्री के फादर किसे कहते हैं? यूक्लिड को। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? क्लियर? यूक्लिड। तो फिर स्टार्ट अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, जब हम लोग अपने आसपास नजर डालते हैं तो विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देती हैं। कुछ ज्यामितीय आकृतियां आकार और माप दोनों में बिल्कुल समान होती हैं। ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृतियां। क्लियर? और इस खूबी को क्या बोलेंगे? सर्वांगसमता। तो हम लोग अभी यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये समझेंगे कि सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं। क्लियर? अब इसे हम लोग परिभाषित करते हैं। ऐसी ज्यामितीय आकृतियां, ओके, ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनके माप और आकार दोनों सेम हो, दोनों समान हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृतियां। क्लियर? आकार और माप यानी कि साइज, शेप बोल दो, आकार को शेप बोलेंगे और साइज दोनों समान हो। ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार और साइज दोनों समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांगसम आकृतियां। क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन? इसे जब अगर कोई दो आकृति आपस में सर्वांगसम है तो उसे इस चिन्ह से हम लोग सूचित करें। तो आइए इसे कुछ एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझते। परिभाषा समझ में आया कि ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार और माप दोनों समान हो, उसे सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। ओके, वेल डन। नोट भी करते रहेंगे आप लोग, ठीक है? आइए बच्चों, इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। रेखा AB का माप कितना है? 3 सेंटीमीटर और रेखा CD का माप भी 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि रेखा AB और CD आपस में क्या है? सर्वांगसम है। कोई कंफ्यूजन? दूसरे एग्जांपल में हमने देखा कि ये कोई वृत्त है, ये भी कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसके आकार तो सेम हो गए कि दोनों वृत्त है और माप भी सेम है कि दोनों की त्रिज्या का माप कितना है? 2-2 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम है। ये क्या है? ये आकृति में दोनों आयत लग रहे हैं, ABCD। इसके आप यहां चौड़ाई देख सकते हैं आप, AB जो कि 2 सेंटीमीटर और लंबाई BC 4 सेंटीमीटर। और इस में देखिए EFGH में भी देखिए इसकी जो चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और लंबाई है जो 4 सेंटीमीटर। अगर हम इनका परिमाप निकालते हैं तो दोनों बराबर आएगा और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दोनों आयत आपस में क्या है? सर्वांगसम है। बात समझ में आ गई? एकदम बेसिक बात क्या याद रखना है? आकार भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि त्रिभुज की तुलना हम लोग किससे करने लगे? वृत्त से। नहीं 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 नहीं, त्रिभुज की तुलना त्रिभुज से, वृत्त की तुलना वृत्त से, वर्ग की तुलना वर्ग से। क्लियर बच्चों? तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, दोनों आकृति आपस में क्या है? सर्वांगसम है। तो यहां हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? में सूचित करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेखाखंड AB सर्वांगसम होगा CD की। ये सिंबल किस चीज का है? सर्वांगसमता का। उसी तरह वृत्त COR सर्वांगसम है वृत्त COS के। उसी तरह आयत ABCD सर्वांगसम है आयत EFGH के। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बेसिक बात क्या है? आकार भी सेम और माप भी सेम। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहां हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में क्या है? सर्वांगसम है, क्योंकि इनके आकार भी सेम है, त्रिभुज है दोनों, और इनके माप भी सेम है। यहां देखिए लंबाई, ये सारा 3 सेंटीमीटर का, ये सारा 3 सेंटीमीटर। आप लोग सोचिए कि कौन सा त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है कि एग्जाम्पल 4 में कौन सा त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग आगे दूसरे टॉपिक पे। क्लियर? तो थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए, फिर हम लोग इसी एनर्जी के साथ अगला टर्म समझते हैं, क्योंकि ये बेस है। ठीक है, और हाँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी बेहतर हो सके, तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो हम लोग का काम ही है कि हम लोग
डेली सीखेंगे, ठीक है, मैथ सीखेंगे, ताकि उस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस आ सके बड़ी आसानी से हम लोग उसे सॉल्व कर सके। ओके, आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि एस सर्वांग क्षमता क्या है। ये 9th क्लास का पार्ट है, लेकिन यहां जानना बहुत जरूरी। मैं एकदम जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही बताऊंगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानी मेरी परेशानी। तो आप इसे जो मैं बता रहा हूं उसे सुनते चले और समझते चले। क्लियर बच्चों? आइए, क्या लिखा है? एस सर्वांग क्षमता। जी हां, अगर आप किसी दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। तो उस रूल्स का पहला नाम क्या है? एस से भुजा, साइड, ए से एंगल, कोण, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं भुजा, कोण, भुजा। क्लियर? आइए समझते हैं क्या है एस सर्वांग क्षमता। यदि दो त्रिभुज, ठीक है, उनकी अगर एक भुजा दूसरे की एक भुजा के बराबर हो, एक कोण संगत कोण के बराबर हो, क्लियर, और दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के बराबर हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि एस सर्वांग क्षमता में से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। कोई कंफ्यूजन? देखिए दूसरे नियम में क्या है? ए, पहला क्या था? एस, ये क्या है? ए, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता। यदि दो त्रिभुज के एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, उनकी भुजाएं दूसरे के बराबर हो, और एक कोण और दूसरा कोण उसके संगत कोण के बराबर हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सर्वांग क्षमता से एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीईएफ के। कोई कंफ्यूजन? ये क्योंकि इन सबका यूज होने वाला है आपके आने वाले चैप्टर में। और आप देखिए कि किस तरह से आपको मैथ, ज्योमेट्री से जो बच्चे घबराते हैं, गणित से जो बच्चे घबराते हैं, वो कितनी आसानी से मैथ को सीख लेंगे। और मेरी बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। मैं जो तरीका अपनाऊंगा आप लोग भी वो तरीका अपनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको मैथ आसान लगने लगे, आप मैथ सीखने लगे। क्लियर बच्चों? रट्टू तोता टाइप नहीं बनना है कि ये क्वेश्चन बन गया उसी पैटर्न पे बनाते चले जा रहे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने हिसाब से क्वेश्चंस को समझना है और बनाना है, ठीक है, मैथ को सीखना है। तीसरा क्या है? तीसरा रूल क्या है? डबल एस सर्वांग क्षमता। दो कोण और एक भुजा बराबर हो सकते हैं। पिछले वाले में ये आपको मैंने दिखलाया कि जो दो कोण होंगे उनके बीच की भुजा होगी, ठीक है, लेकिन इस वाले में कोई अदर कोण भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो एस और आस में कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा का फर्क सिर्फ ये है कि पहले वाले कंडीशंस में जो दो कोण होते थे उनके बीच की भुजाओं को हम लोग लेते थे, लेकिन इस वाले में कोई भुजा की आजादी है, आप कोई भी भुजा रख सकते हो। कोई भी दो कोण अगर बराबर होंगे तो वो एस को फॉलो करेगा और वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्लियर? यहां देखिए ट्रिपल एस सर्वांग क्षमता, यानी भुजा 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 सर्वांग क्षमता। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा है दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर, ठीक इसी तरह से संगत भुजा आपस में अगर बराबर होती है तो एस सर्वांग क्षमता से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डीईएफ के सर्वांगसम होगा। क्लियर? बात समझ में आई? अब तक हमने कितना नियम पढ़ लिया? 4 नियम पढ़ लिया, ठीक है। समझते हैं आरएचएस सर्वांग क्षमता। ये स्पेशली समकोण त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से संबंधित है। इसमें क्या देखते हैं? आर का मतलब राइट एंगल, जो 90 डिग्री का होता है, समकोण बनाने वाले। तो यदि किसी एक समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर 90 डिग्री वाला, ठीक है, और एक भुजा स्पेशली उसका जो कर्ण होता है जिसे हाइपोटेनस कहते हैं वो बराबर होनी चाहिए, और कोई भी एक भुजा, देखिए जैसे हमने बीसी को ले लिया, बीसी बराबर होना चाहिए। तो उस नियम के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं आरएचएस सर्वांग क्षमता से के समकोण त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ के। ये तो सर्वांग क्षमता से संबंधित सारे प्रमेय हो गए। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ कमजोर, तो उसे मतलब अपने पास्ट को भूल जाना है, अभी प्रेजेंट की बात करनी है, और जो मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करना है, समझना है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा कि लास्ट में क्या करते हैं, इसे नोट करना है, फिर आप सारे के सारे स्क्रीनशॉट को डिलीट करना है। ओके, अब आइए समझते हैं समरूप आकृतियां, जो हम लोग के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। क्लियर? तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था सर्वांग क्षमता के केस में कि आकार भी सेम और माप भी सेम। यहां सिर्फ केवल और केवल आकार सेम होगा, माप सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार तो समान होते हैं परंतु माप बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे क्या कहेंगे? समरूप आकृतियां। क्लियर? बात समझ में आई? यहां इस तरह से समझा जा सकता है कि आकार माप के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आई? और इसे कैसे सूचित करेंगे? इसे इस सिंबल से, यानी एस सिंबल से हम लोग सूचित करते हैं। उल्टा एस समझ लीजिए। क्लियर? आइए इसे एग्जांपल से बेहतर तरीके से।
आइए तो इन उदाहरणों से समझते हैं बेहतर तरीके से। समरूप आकृति के बारे में हम लोग क्या सीखा कि आकार सेम होना चाहिए। त्रिभुज है तो त्रिभुज होगा, वृत्त है तो वृत्त होगा, आयत है तो आयत होगा, और अगर रेखा है तो रेखा होगी। क्लियर? आकार सेम होगा लेकिन उनके माप अलग अलग होंगे। तो आइए यहां देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि AB की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर और CD की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ना कि AB समरूप है CD के। यहां इस वृत्त की बात करें अगर हम, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए दोनों आपस में क्या है, समरूप है। इस आयत की भी बात करें तो इसकी चौड़ाई देखिए 2 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आयत ABCD समरूप है आयत EFGH के। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? इस उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, क्योंकि इनके आकार तो सेम है लेकिन माप बिल्कुल अलग अलग है। क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन? एक बात यहां नोटिस करने की है कि आपने सर्वांग समता में देखा कि आकार और माप दोनों समान थे, और समरूपता में देखा केवल और केवल आकार समान है, उनके माप समान नहीं है। तो क्या इन दोनों के बीच कुछ संबंध है? आइए थोड़ा सोचते हैं। और हाँ, मैं एक नोट दूंगा, उसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर 6.1 सिर्फ और सिर्फ मेरे इस नोट से ही खत्म होने वाला है। ठीक है? पिछले उदाहरण से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जितनी भी रेखाएं होती है वो सारी की सारी समरूप होती हैं, क्योंकि रेखा तो रेखा होगी, उनके माप अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो सभी रेखाएं समरूप होती हैं, सभी वृत्त भी समरूप हो सकते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। क्लियर? सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका 6.1 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इस नोट को अपने दिमाग में डाल लेना है। ठीक है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आज का क्लास आपके ज्यामिति का बेस है 10th क्लास के लिए। ठीक है? तो इस क्लास को हल्के में नहीं लेना, बहुत अच्छे से समझना है। जहां प्रॉब्लम हो बार बार वीडियोस को देखना है, ताकि बात को हम लोग अच्छी तरीके से समझ सके और कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके। आइए समझते हैं। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप हो सकती हैं। ठीक है? सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है, परंतु समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। क्या बात समझ में आई? सर्वांगसम समरूप हो सकता है लेकिन समरूप आकृति कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकती। क्लियर? क्योंकि समरूप होने के लिए क्या शर्तें हैं कि आकार सेम होना और साइज का डिफरेंट होना, जबकि सर्वांगसमता में दोनों बातें सेम होती है, इसलिए कभी भी कोई भी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकती। आइए अब इस बात को समझते हैं। यदि दो बहुभुज, बहुभुज में कौन आएगा? त्रिभुज के बाद से जितनी भी आकृतियां आएंगी सारी की सारी क्या कहलाएंगी? बहुभुज। यदि दो बहुभुज आपस में समरूप है तो उनके समरूप होने के लिए क्या क्या शर्तें का होना जरूरी है? यानी कि आप क्या देखकर कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप है? आकार का सेम होना और माप का अलग अलग होना, वो तो एक क्राइटेरिया है ही है। उसके अलावा अगर इन दोनों को आप फॉलो करेंगे तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये दिए हुए आपके जो बहुभुज है वो आपस में क्या है? समरूप है। आइए समझते हैं। पहला कंडीशन क्या है? दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। बात गौर से समझिए, उनके संगत कोण बराबर हो। मैं समझाता हूं संगत कोण का मतलब क्या होता है, अभी सिर्फ याद कर लीजिए कि उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? मेरे साथ साथ आप लोग बोलते रहिएगा कि उनके संगत कोण बराबर होंगे। क्लियर? और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक या समानुपातिक होंगी। संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं अनुपातिक या समानुपातिक होंगे। क्लियर? आइए इसे एक पिक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या इसका अर्थ होता है। आइए, हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी दो बहुभुज के समरूप होने की क्या क्या शर्तें हैं, उसे हम लोग अब इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये दो बहुभुज है ABCD EFGH। तो वो जो दोनों कंडीशन है कि पहला कंडीशन क्या है कि संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर, और संगत भुजा आपस में क्या होनी चाहिए? अनुपातिक या समान अनुपात में। इसके मतलब को समझते हैं। ठीक है? पूरा फोकस अभी इधर प्लीज आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक भी कड़ी आपकी छूट गई ना तो समझिए आपके कंसेप्ट की लड़ी टूट गई। तो प्लीज समझिए बात को, इधर देखिए, ध्यान दीजिए। आइए अब हम लोग इस दोनों चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज EFGH पे सोचते हैं। पहला कंडीशन हम लोग के लिए क्या था? यदि हमें इसे समरूप प्रूफ करना है तो इनके संगत कोणों को आपस में क्या करना होगा? संगत कोण। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनके संगत कोण बराबर हैं या नहीं। हम लोगों ने यहां देखा, और हाँ एक बात और, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री। आप लोग इसका योग कर लेंगे, 360 डिग्री हो जाएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज EFGH पे जब हम लोग गौर करते हैं तो देखते हैं कि पहला शर्त क्या है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोण A
कोण ई के बराबर है, 105 डिग्री ये भी, 105 डिग्री ये भी, तो संगत कोण बराबर हो गए। कोण बी कोण एफ के बराबर 100 डिग्री, कोण सी कोण जी के बराबर 70 डिग्री, कोण डी कोण एच के बराबर 85 डिग्री, और इनका योग कितना डिग्री बराबर है, 360 डिग्री। इस प्रकार हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि संगत कोण आपस में बराबर है। अब दूसरा कंडीशन क्या देखना है, दूसरा कंडीशन देखना है कि संगत भुजाएं आपस में समानुपातिक है या नहीं। ठीक है, इधर ध्यान से देखते रहिएगा। समझते हैं संगत भुजाएं क्या अनुपातिक है या नहीं है, क्या उनका जो अनुपात है वो बराबर है कि नहीं। तो हम लोग संगत भुजाएं, ए बी का संगत कौन है, ई एफ, उसके अनुपात को हम लोगों ने लिया, ये 1.5 है, ये 3 है। ठीक उसी तरह से सबको हम लोगों ने लिया और देखते हैं, देखिए यहां पे ये एकदम साफ साफ दिख रहा है कि 1.5 है, तो ये कटेगा तो 1/2 टाइम्स में, ये भी कटेगा तो 1/2 टाइम्स में। बस समझ में आ रही है, ये भी कटेगा तो 1/2 टाइम्स में, ये भी कटेगा तो 1/2 टाइम्स में। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जितने भी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात समान है, तो हमने दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लिया। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी चतुर्भुज ईएफजीएच के समरूप है। क्लियर। और इस प्रकार हम लोगों ने बहुभुज की दोनों शर्तों को पूरा कर लिया, तो बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि चतुर्भुज एबीसी चतुर्भुज ईएफजीएच के समरूप होगा। और इसकी समाप्ति के साथ साथ आप लोगों का चैप्टर 6.1 भी खत्म हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग जाइए चैप्टर 6.1 को लगाइए, उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा कि ओ सर ने क्या क्या पॉइंट्स छोड़े हैं और क्या क्या सर ने बताया है, तभी तो इस क्लास का भी आपको अंदाजा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल आपके इसी चैनल एक्टिव लर्नर्स, थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर इसी एनर्जी के साथ। और हाँ जाइए प्लीज बार बार प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। ठीक है, गुड बाय, लव यू, टेक केयर।